मुझे अपना एक वजूद बनाना है, एक अस्तित्व बनाना है, बहुत सारी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। पहली जॉब मेरी जो लगी, एक शॉप पे एज एन सेल्स गर्ल्स मैंने जॉब स्टार्ट की। मेरी शादी मेरे ही मित्र से हुई थी, तो बड़ा उनका सपोर्ट था कि ठीक है अपने सपने पूरा करो। और मैंने जॉब छोड़ दी और आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, एडमिशन ले लिया। उस समय मेरी प्रेगनेंसी हो गई, 6 महीने पूरे हुए तो सडन मुझे पता चला कि मुझे सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस का इशू है। 6 महीने पे ही मेरा ये इशू हो गया। मेरी डिलीवरी हुई और मेरा बेबी 1 दिन रहा और वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उस दिन मेरे मन से यही निकला था कि अगर बाय द वे कोई भी एक चीज करके मेरा बच्चा बचना है, अगर आज ये मेरा बच्चा बच जाता है तो ईश्वर मैं आपके सामने कुछ नहीं रह सकती। मेरे पास सबसे बड़ी चीज है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, मैं कभी आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठूंगी। मैंने तो अपने बच्चे को, मैं सच बताऊं तो मैं गोद में भी नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत ही प्रीमेच्योर था। उसको तुरंत निकाल के एनआईसीयू में दे दिया गया था। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना भी दुनिया का बहुत बड़ा दुख है। उसके बाद एक नई कहानी आ गई, मुझे पता चला मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है। L5-S1 लिस्थेसिस की मुझे प्रॉब्लम है। मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप 10 मिनट भी अब चेयर पे नहीं बैठेंगी, आपको बैठना ही अलाउ नहीं है, अब आपको कॉन्टिन्यूसली बिस्तर पर लेटे रहना है। इवन एक डॉक्टर ने मुझे ये भी बोल दिया था कि अब आप कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे। एक समय एक ऐसा स्टेट आया था कि मुझे एग्जैक्ट याद है, 16 डेज न दिन न रात मैं सोई ही नहीं। कभी कभी ऐसे थॉट्स आते थे सुसाइड कर लूं, कि बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। नमस्कार आप सभी को, टीआरडी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट रहेंगी वो रहेंगी रोशनी गुप्ता, और रोशनी गुप्ता से ही करते हैं हम आगे की बातें, जानते हैं इस शख्सियत के बारे में खुद उनसे। हेलो रोशनी। हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलूँगी आपको, मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पे। अगर अपने जीवन के बारे में बात करूँ तो बड़ा मिला जुला अनुभव रहा है मेरा। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। वहाँ के एक छोटे से गांव से मैं आज से 10-11 साल पहले दिल्ली आई थी। जस्ट 12th पास थी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था और माँ बाप से लड़ झगड़ के आई थी। अच्छा। रीज़न क्या था? मतलब उनकी भी गलती नहीं है, उनका हमेशा से ये था कि जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था 18-20 साल के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और ज्यादातर मेरे फादर का ही कहना था शादी ब्याह हो जाए, अपने घर में जाके जो करना है हाँ, एक सर्टेन एज के बाद बेटियों को ब्याह देना ही उचित मानते हैं माँ बाप, मानते हैं। पहले लगता था, लेकिन अब उनकी भी अगर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, तो उसी के माहौल के हिसाब से आप ढल जाते हैं। तो वो लोग भी अपनी जगह ठीक थे कि हाँ बच्ची सेट हो जाए और उसके बाद उनको जो करना है करें। बट मुझे ना बड़ी जिद थी कि मुझे अपना अस्तित्व बनाना है, मुझे इस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ चाल का। मुझे अपना एक वजूद बनाना है, एक अस्तित्व बनाना है, बहुत सारी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो लड़ झगड़ के मैं आज से 10-11 साल पहले दिल्ली आई कि मुझे कुछ करना है। और जब यहाँ आई तो पता चला दुनिया कितनी बड़ी है। जस्ट 12th पास आउट आई, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं क्या करना है। कुएं का मेंढक समुद्र में कूद गया। हाँ, बस सीधे आ गए कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता था न्यूज़पेपर वगैरह में जॉब की वैकेंसी आती थी तो लगता है वहां जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कुछ ना हो जाएगा। बट जब यहाँ आई तो पता चला क्या करना है। तो जॉब के इंटरव्यू देना स्टार्ट किए तो पता चला कंसल्टेंसीज होती हैं, वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, फिर बड़े फ्रॉड वाले भी केसेस होते हैं। मेरी जॉब ही नहीं लग रही थी। पहली जॉब मेरी जो लगी, एक शॉप पे एज एन सेल्स गर्ल्स मैंने जॉब स्टार्ट की। अरे वाह। पहले लग रहा था ये करेंगे वो करेंगे, बट धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रगल किया, चीज़ें समझी, मार्केट को, माहौल को समझा। तो एज एन काउंसलर मैंने जॉब की। और एक टाइम ऐसा आया कि जिस कंपनी में एज एन काउंसलर मैं जॉब करती थी उसी कंपनी को मैंने ओवरटेक किया और उसी कंपनी को मैंने 2 साल तक खुद रन किया। साथ साथ एजुकेशन भी ली आपने? हाँ, एजुकेशन में नॉर्मल ग्रेजुएशन मैंने किया और सब कुछ ठीक चल रहा था जीवन में। जॉब की और जॉब करने के बाद वो कंपनी भी खुद रन की। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि हमें वो कंपनी शट डाउन करनी पड़ी। मेन स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद भी मतलब मैं छोटी मोटी जॉब कर रही थी, अरीना एनिमेशन में एज एन काउंसलर में जॉब कर रही थी। बट उसके बाद मुझे लगा कि अभी ठीक ठाक सब कुछ हो गया है। तो एक यूपी बिहार में ना बचपन से बड़ा सबका सपना रहता है कि आईएएस पीसीएस बनना है, क्योंकि वहां पे लगता है कि अगर आपने जीवन की परिस्थितियां आप बदल सकते हो, माहौल बदल सकते हो, तो वहां पे लगता है कि या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ या तो आईएएस पीसीएस बन के कुछ कर सकते हो। तो लगा थोड़ी बहुत सेविंग है। और मेरी शादी भी तब तक हो गई थी और मेरी शादी मेरे ही मित्र से हुई थी। तो बड़ा उनका सपोर्ट था कि ठीक है अपने सपने पूरा करो। और मैंने जॉब छोड़ दी और आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, एडमिशन ले लिया। तैयारी भी जोरों शोरों से कर रही थी, बड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा। बट उसके बाद मेन मेरी लड़ाई शुरू हुई। उस समय मेरी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक चल रही थी, बट एक टाइम के बाद जब बिल्कुल
6 महीने पूरे हुए तो सडन मुझे पता चला कि मुझे सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस का इशू है। ओके, ये बीमारी है। हाँ, ये बीमारी है और इसका कोई पहले से आपको आइडिया नहीं होता, ये बिल्कुल सडन पता चलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका सर्विक्स जो होता है वीक होता है और समय से पहले ही सर्विक्स आपका ओपन हो जाता है और ये 6 महीने पे हो सकता है, 7 महीने पे हो सकता है, तो ज़्यादातर प्रीमेच्योर डिलीवरी कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 7 महीने के बाद डिलीवरी होती है तो आजकल बहुत सारा मेडिकल साइंस आगे हो गया है, NICU में रखकर बच्चों को बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। पर मेरी किस्मत थोड़ी कम अच्छी थी, 6 महीने पे ही मेरा ये इशू हो गया और मेरी डिलीवरी हुई और मेरा बेबी 1 दिन रहा और वो सरवाइव नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। अब वो तो उसके बाद वो बहुत मुश्किल फेज था मेरे लिए, मैं बिल्कुल हिल गई थी। माँ होना आपको पूरा भी कर देता है और वो तोड़ के भी जाता है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल, उसी समय मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत मजबूत भी हूँ और वो पता चला कि माँ बनने के बाद आप अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना भी दुनिया का बहुत बहुत बड़ा दुख है, शायद हर कोई नहीं समझ सकता। तो इन सब फेजेस से भी मैंने अपने आप को किसी तरह मजबूत बनाया कि चलो ठीक है। मैं यही दुआ करूंगी कोई इस फेज से ना निकले। हाँ बिल्कुल, सबके लिए मेरा यही कहना होता है कि कभी भी मतलब सपने में मैं किसी के लिए दुआ नहीं करती हूँ कि दुश्मन का दुश्मन भी अगर हो तो उसके साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि जीवन का सबसे मुश्किल क्षण होता है। इसके बाद इन सब चीज़ों से भी हम निकले। फिर मुझे पता चलता है, मैंने सोचा चलो अब जो होना था हो गया, IAS की तैयारी फिर से कंटिन्यू करते हैं। अपना बच्चा नहीं रहा तो बहुत सारे बच्चों का भला करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में कुछ करेंगे। उसके बाद एक नई कहानी आ गई, मुझे पता चला मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है। L5-S1 लिस्थेसिस की मुझे प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप 10 मिनट भी अब चेयर पे नहीं बैठेंगी, आपको बैठना ही अलाउ नहीं है, अब आपको कॉन्टिन्यूसली बिस्तर पर लेटे रहना है। इवन एक डॉक्टर ने मुझे ये भी बोल दिया था कि अब आप कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगी। मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई कि जस्ट अभी अपना बच्चा खोया है और अभी अपने आप को मैं कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी और पता चलता है कि अब आपको कुर्सी पे बैठना ही नहीं है। तो ना मैं कोई जॉब कर सकती थी और IAS की तैयारी तो बहुत दूर की बात थी, वहाँ तो 18 घंटे बैठना पड़ता है क्योंकि इतनी आपको स्टडी करनी पड़ती है। अब उसके बाद क्या हो गया कि चलो मैंने सोचा कि ठीक है बेड रेस्ट भी करते हैं, इन सब चीज़ों से भी हम निकलते हैं। उससे भी थोड़ा धीरे धीरे करके एक अच्छे डॉक्टर मुझे मिल गए, उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके गाइडेंस में धीरे धीरे मेरी रिकवरी होने लगी। अब उससे निकल के फिर मेरी जीवन में सहारा बनी मेरी कविताएं। उस समय कविताओं की एंट्री हुई कि चलो ठीक है जो हुआ, अब अपने मन की बातें, मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पहले उस चीज़ पे मैं दुखी तो होती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मैं नए प्लान बनाना शुरू कर देती हूँ। उस चीज़ का रोना नहीं रोना है कि मैं विक्टिम हूँ। उसका कारण आपको मालूम है कि क्यों कर पाती हो ऐसा? मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर जिजीविसा और उम्मीदें, मतलब उम्मीदें अपने आप से बहुत है, सपने देखने की ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लगन है। बचपन से ही मुझे ये था ना कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। वो जो अलग करने की चाहत है बहुत ज़्यादा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ मैं क्रेडिट मिस्टर गुप्ता को भी देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आपके जीवन साथी का साथ आपके साथ होता है ना, तो आप हर चुनौती से लड़ जाते हो। हाँ। और वहां अगर कोई बैक स्टेप कर लेता है ना, एक तो आप पहले ही दुख में टूटे होते हो और फिर वहां अगर साथ ना मिले तो आपको वो टूटन बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। तो मेरा कहना ठीक है। नहीं बिल्कुल, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। जस्ट वहीं पे उनके पास मैं आने वाली थी, उन्हीं की बात पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे मैं अक्सर ये बात कहती भी हूँ कि ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी ना किसी एक औरत का हाथ होता है। पर मैं अपने केस में ये भी बोलूंगी कि मेरी सफलता के पीछे बहुत ज्यादा हाथ मेरे पति का रहा है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कम आदमी हर बातें सुन पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक वो होता है ना कि मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता खासकर, कि एक बार ना यहाँ पे प्रेम कम हो चल जाएगा। अगर आप मुझसे प्रेम कम करेंगे चल जाएगा, लेकिन मेरे आत्मसम्मान की इज्जत करिए और मेरे सपनों की इज्जत करिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी रिश्ते में, एक दूसरे का सम्मान। बेसिकली प्रेम वही है। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं ना, तो असल में प्रेम वही है। प्रेम को हमने वासना में कन्वर्ट कर दिया आजकल, जो कि गलत है। देखिए वो क्षणिक वाली होती है, वो तुरंत का, लेकिन वो फिर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर सच्चा प्रेम है तो बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारी लड़ाइयाँ, एक दूसरे का हाथ थाम के डटे रहना पड़ता है। अभी भी मतलब मैं ये देखती हूँ कि शायद ये जो आपने बात बोली ना कि इसका क्रेडिट उनको देते हैं, हस्बैंड का नाम मेरे विनय है, विनय जी का बहुत ज्यादा साथ रहा है। क्योंकि मुझे हर बार ऐसा लगता था कि अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनको पता नहीं इतना ज्यादा भरोसा मुझ पे है कि नहीं तुम कर सकती हो। वो ज्यादा वैसे बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ज्यादा चीजें नहीं बोलते, पर उनकी एक लाइन होती है, टेंशन नहीं लो, तुम कर सकती हो। वो जब आपके पीछे कोई खड़ा होकर कहता है ना कि तुम कर सकती हो, तो आपको एक बार जब अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा होता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भी आप कर लेते हैं। अब जैसे
जब मैंने पोएट्री करनी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। जब फर्स्ट ओपन माइक में मैं गई और मुझे पता चला कि 5 मिनट का स्पॉट होता है, 5 मिनट के स्पॉट के लिए आपको इतने घंटे वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग की जर्नी है। पर स्पाइन की प्रॉब्लम थी, पहले ही दिन मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, 1-2 ओपन माइक्स में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जबकि उनका बिजी इतना शेड्यूल रहता है कि उनके लिए वो वक्त निकालना भी बहुत मुश्किल था। 1-2 में वो गए, उसके बाद मैंने बोला नहीं, अब मैं कर लूंगी, मैं जा सकती हूँ। जब ओपन माइक्स पे तुम आई, जब तुम अपने आप को कविता लिख के अपने मन की बातें बोलने लगी लोगों के आगे, तो तुम्हें उसके बाद तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कितना इजाफा हुआ? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि कभी जब आप अपने मन की कोई बात कहते हैं और उधर से भी एक रिस्पॉन्स आ जाता है कि नहीं, ऐसी कहानी हमारी भी है। और आप जब बाहर निकलते हैं ना, मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ी सी इस तरह की पर्सनालिटी हूँ कि मुझे घर के घरेलू कामों से दिक्कत नहीं है, मैं घरेलू गृहिणी बनने से मुझे दिक्कत नहीं है। पर मुझे ये था कि इसके साथ साथ ना मुझे बाहर भी निकलना है, मुझे अपनी भी एक पहचान चाहिए। उन 2 सालों में सबसे ज़्यादा मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मैं बिल्कुल घर में बंद के एकदम रह गई थी। 1.5 सालों से आप बेड रेस्ट पे एक ही बिस्तर पे पड़े, उस बिस्तर पे पड़े पड़े मैं बिल्कुल चिड़चिड़ाहट में, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया था। मैं अपने आप को जब आईने के सामने देखती थी तो मुझे लगता था क्या मैं वही हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ से चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। वो फेज़ मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की कहीं बाहर गई, किसी ने घूमने की पिक भी डाल रखी है ना, तो मुझे लगता था यार देखो इनकी लाइफ कितनी सुंदर है। जबकि मुझे पता है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बट उस समय सबसे ज्यादा बेचारी मैं खुद को फील करती थी कि यार ये सब मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैंने निकलना शुरू किया, अपने मन की बातें लोगों के सामने रखनी शुरू की, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। आप अभी की जो रोशनी देख रही हैं और 1.5-2 साल पहले की जिस रोशनी से मिलती, तो बिल्कुल ऐसी परेशान सी, चिड़चिड़ाई सी रोशनी आपको नजर आती। ये नॉर्मल है, जिसको हमने मतलब एक तरह से उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की गई। अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है या कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। अच्छा, शरीर वाला जो शारीरिक अस्वस्थता है वो फिर भी लोगों को दिखाई दे जाती है, मानसिक अस्वस्थता किसी को दिखाई नहीं देती। उसके बारे में क्या कहोगी रोशनी? कितना मानसिक तौर पर आपने खुद को टूटा हुआ फील किया या खुद को अकेला फील किया, और उसको कैसे बाहर निकला उस फेज से? नहीं, फिजिकल वाला तो मैं बोलूंगी ना, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। फिजिकल फेजेस से आप निकल जाते हैं, फैमिली के सपोर्ट से, अपनी खुद की विल पावर से निकल जाते हैं। लेकिन जो मेंटल वाला फेज होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत कम लोग साथ भी आपका दे पाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं तो साथ क्या देंगे? जब तक बात ही नहीं समझते हैं तो साथ कैसे देंगे? क्योंकि आप खुद ही देखते होंगे ना, हम देखते हैं कि एक तो हमारी सोसाइटी में ना अवसाद को ना बड़ा ही बहुत हवा बना दिया गया है। लोग बात करने से डरते हैं। थेरेपिस्ट के पास जाना, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना ही, अगर कोई थेरेपिस्ट से मिल रहा है, साइकेट्रिस्ट से मिल रहा है, तो कह ही दिया जाता है कि अरे दिमाग का रोग सीधे बना दिया जाता है। तो लोग हाँ, ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गई है। शर्म के मारे लोग जाते नहीं है, बताते नहीं, अपने मन की बातें रखते नहीं है। अब जब मेरे बच्चे वाला इशू हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी किसी ना किसी तरीके से। लेकिन उस समय मुझे पता चला था कि मानसिक परेशानियां क्या होती हैं, अवसाद क्या होता है। एक समय एक ऐसा स्टेट आया था कि मुझे एग्जैक्ट याद है, 16 डेज न दिन न रात मैं सोई ही नहीं। मुझे कभी 5 मिनट के लिए भी नींद ही नहीं आई। मैं एक दीवार झांकती रहती थी, उसी को ताकती रहती थी, और मैं ऐसे ना हाथ जोड़ के रोती थी कि मुझे किसी तरह नींद आ जाए। मैं बहुत कोशिश करती थी। मुझे मेडिसिन नींद की डॉक्टर ने देनी स्टार्ट कर दी, एंटी एंजाइटी देनी स्टार्ट कर दी, पर नहीं आती थी मुझे नींद। और इतनी वर्स्ट हालत थी कि मुझे, और उस समय मुझे लग रहा था मुझे कभी भी नींद नहीं आएगी। उस समय मेरा एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था कि भगवान मुझे किसी तरह नींद आ जाए, मैं किसी दिन सो जाऊं। आप समझ सकते हैं ना कि आप 24 घंटे ना सोइए क्या हालत हो जाती है, और 15 दिन आप नहीं सो रहे हैं। और एक पता नहीं गिल्ट फैक्टर बहुत ज्यादा मुझ पे उस समय हावी हो गया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड की कोई गलती थी, ये नेचुरल प्रोसेस था कि वो हो गया। पर वो ना पता नहीं अपने आप को मैं जो दोष देने लगी थी, उस समय मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं ये ना करती, इस हॉस्पिटल नहीं, इस डॉक्टर के पास जाती तो मेरा बच्चा बच जाता यहाँ। जबकि आज मेरे से आप उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं 10 रीजन आपको दे सकती हूँ। ये अक्सर होता है रोशनी, जब हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं ना, तो हम खुद को ब्लेम करके उस बात को टालना चाहते हैं कि हम अपने पे बात लेके, और वो जो भगवान ने जो हमारे साथ घटना घटित कर दी होती है ना, उसको हटाना चाहते हैं कि खुद पे ब्लेम करके। ब्लेम गेम टोटल चलता है लाइफ में ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे करते हैं, बट जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है ना, हम ब्लेम गेम खुद पे खेलते हैं। तो वो आप उसी ब्लेम गेम के उसमें जा रहे थे कि आप उन सब चीजों का ब्लेम खुद पे लेके, और किसी तरह अपने दिमाग को शांत करने की बात है कि किसी भी लेवल पे दिमाग को ये पता लग जाए, चल तेरी ही गलती है, चल तेरी वजह से हुआ है। तो वो मेरे ख्याल से वो बात थी।
हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ कि मैं यही सब चीज़ें करके अपने आप को, अपने माइंड को किसी तरीके से हाँ जी, कन्विंस करना चाहती थी बिल्कुल। कि ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में अगर आप ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हैं और आपको महसूस होता है, तो पहली बात तो आपको अपने की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आपको। और अगर आपके पास अगर अपने ऐसे अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मुझे लगता है हर इंसान के जीवन में 1-2 रिश्ते ऐसे होते हैं, और नहीं है तो प्लीज मतलब मेरा अपना सबसे ये कहना है कि ऐसे रिश्ते बना के रखिए बिल्कुल। जहां आपको नकली ना बनना पड़े, जहां आप खुलकर रो सके, जहां आप खुल के अपने मन की बातें कह सकें। और उस समय तो मेरे साथ एक फैक्टर ये भी था ना कि जैसे मदर है या फिर कोई घर का सीनियर गार्जियन है, मैं उनके सामने रोती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उनको लगता था अगर मैं रोऊंगी तो उन्हें भी तकलीफ होगी। यही चीजें ना हमें स्ट्रांग बनाती हैं कि जब हम अपनों को देखते हैं ना कि मेरे रोने से ये टूटेगा, तो आप खुद का रोना रोक लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रोना रोका जाता हो, जब आप कभी रोक लेते हैं कभी आप फूट भी पड़ते हैं। तो दोनों चीजें ही ना पॉजिटिवली काम करती हैं। वैसे इसी बात पे मुझे ना जॉन एलिया साहब की एक लाइन याद आ रही है कि बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। तो मेरे साथ ये हुआ क्या था कि उस समय जब मैं हॉस्पिटल से निकली तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गई कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ। जैसे लेडीज स्ट्रांग होती हैं फिर भी इतना सब कुछ झेल लेती हैं और आप ना थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होती हैं, आप चीजें कह देती हैं लोगों से। पर मुझे लगता था मेरे हस्बैंड का क्या होगा, वो वैसे भी इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और अपने मन की बातें वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मैंने ही बच्चा खोया था, एज एन फादर उन्होंने भी खोया था। तो मेरा ना सारा का सारा हॉस्पिटल से निकलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन उनके ऊपर चला गया कि इनको कंफर्टेबल फील कराना है, इनको मजबूत रखना है, इनके साथ मतलब मैनेज करना है, इनको कमजोर नहीं पड़ने देना। पर इन सब चीजों में मैं ये भूल गई कि मैं रोना भूल जा रही हूँ, उस गम को मैं निकालना भूल जा रही हूँ। और जब तक मैंने उनको साइड किया और उसके थोड़ी टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब सब चीजें मुझ पे हावी हो गई हैं, अब मैं डिप्रेशन की पेशेंट बन गई हूँ। तो बहुत मुश्किल फेज था, मतलब मैं अगर उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत सारे फेजेस से गुजरी, नींद की दिक्कत हो गई, लोगों से बात करना कम कर दिया था मैंने, अकेले रहने लग गई थी। पर इन सब चीजों में मुझे लगता है कि कोई ना कोई सबके अंदर एक शौक होता है, कोई ना कोई सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हाँ, प्रतिभा होती है। तो उस पर उस समय अगर आप काम करते, मैंने उस समय ना कलम उठा ली। मेरे पास बहुत सारे तरीके थे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँ, कभी कभी ऐसे थॉट्स आते थे सुसाइड कर लूँ, क्योंकि नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन यही तो होता है। डिप्रेशन और क्या होता है? डिप्रेशन यही होता है कि जब आप मरने तक की सोचने लग जाएं, तब सो। लेकिन बस हस्बैंड का, क्योंकि वो व्यक्ति भी कहाँ जाएगा उसके बाद, क्योंकि उस व्यक्ति के पास तो ये रास्ता भी नहीं है कि इस तरह की चीजें मैं कर लूँ। मैंने कलम उठा ली और जब मैंने अपनी ओपन माइक्स वगैरह में मंचों पर तो मैंने आप परफॉर्म शुरू करना किया, लेकिन उसके पहले जब मैंने कलम से अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया तो आधी चीजें तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जरिया है। जो नहीं भी लिखते हैं, एक बार डायरी राइटिंग की जो स्टार्टिंग है सबको करनी चाहिए, क्योंकि जब आप डायरी लिखकर अपने मन की बातें निकाल देते हैं ना, क्योंकि आपको चाहिए क्या होता है, आप थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो आपकी बात सुनता है बिल्कुल, और जब आपके मन की बातें निकल जाती हैं ना किसी जरिए से, तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। तो मुझे कविता ये जरिया लगी थी और आज देखिए, आज बहुत सारे लोगों को इससे हिम्मत मिल रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके लिखे को कोई किसी 4 तक भी पहुंच जाती है ना चीज, और वो समझ पाते हैं कि आप किस चीज के गो थ्रू, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं। जो दर्द मेरा है वो 4 लोगों का है, और वो अब उससे कनेक्ट होके वो अपने दर्द से निकल पाते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप उस फेज में हो ना, तो अपने आसपास भी ना थोड़ा हमें देखना चाहिए। मैंने जब स्पाइन वाला मेरा इश्यू हुआ तो कोशिश, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, वैसे मैं बोलती हूँ कि आदमी कितना भी मजबूत हो, उसका दिमाग नहीं काम करता। आपको पता होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, हमसे ज्यादा दुखी लोग हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस थे सेम डे हॉस्पिटल में हुए थे जिनके बच्चे बड़े हो के डेथ हो जाती है। और एक मेरे जीवन में बड़ा मोड़ आया था, किस रीजन से हुआ कैसे उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, पूरी मीडिया में वो हावी था। पर उसी समय पंजाब के मशहूर जो गायक सिद्धू मूसेवाला जी हैं, उनको गोली मार दी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे उस समय ना सिर्फ उनके पेरेंट्स को मैंने देखा था और मुझे ऐसा फील हुआ था कि उनका इकलौता लड़का, इतना बड़ा बच्चा चला गया, वो कैसे जी रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने तो अपने बच्चे को, मैं सच बताऊं तो मैं गोद में भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि बहुत ही प्रीमेच्योर था। उसको तुरंत निकाल के NICU में दे दिया गया था। बट मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व की, बड़ा सुखद एहसास होता है माँ बनना, बहुत सुखद एहसास होता है। वो आपको इतना मजबूत बना देता है, आपको खुद भी नहीं पता होता। जब पहली बार मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, इतना सारा पेन सहने के बाद जब आप अपना बच्चा देखते हैं, मैं ना क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर मुझे किसी बंद कमरे में आप कर दीजिए या किसी लिफ्ट में अकेले छोड़ दीजिए तो मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा, अगर मेरे बच्चे को बचाना होगा तो मैं ना, मुझे लिफ्ट में भी डाल दो,
मुझे एमआरआई मशीन के अंदर डाल दो, मुझे किसी कमरे में बंद कर दो, अगर ये शर्त भी है ना तो मैं पूरे दिन एक कमरे में बंद रहूंगी, यही माँ बस मेरा होती है। बच्चा बच जाए। यही माँ होती और मेरा थोड़ा सा ऐसा रहा है मैम कि जैसे मैं भगवान के सामने ना, कभी सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है, मैं कभी उनसे ये नहीं बोलती हूँ कि अगर मेरी ये चीज़ आप पूरी कर देंगे तो मैं इतने लड्डू चढ़ा दूंगी या फिर ऐसा चढ़ावा चढ़ा दूंगी। मुझे लगता है वो भगवान है, उनके पास वैसे भी वो हमारे माँ बाप हैं, उनके पास किसी चीज़ की दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। पर मैं कभी उनके सामने कोई बहुत मेजर इशू मेरे सामने आ जाता है तो मैं उनके सामने ज़्यादातर वो चीज़ें रखती हूँ जो मेरे लिए संभव नहीं होती हैं, कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये वाली चीज़ करूँगी जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। एज एन मदर उस दिन मेरा बहुत बड़ा सपना था, जैसे मैंने बताया ना कि घर वालों से लड़ झगड़ के मैं दिल्ली कुछ करने आई थी। आईएएस की तैयारी करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना था। लेकिन उस दिन मन ही मन, ये बात मैंने कहीं नहीं बोली, आज मैं शेयर कर रही हूँ, उस दिन मेरे मन से यही निकला था कि अगर बाय द वे कोई भी एक चीज़ करके मेरा बच्चा बचना है, अगर आज ये मेरा बच्चा बच जाता है तो ईश्वर मैं आपके सामने कुछ नहीं रख सकती हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, मैं कभी आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठूंगी, बस मेरा बच्चा बचा दीजिए। मैं कभी भी नहीं बैठूंगी इस एग्जाम में, मैं तैयारी ही छोड़ दूंगी। ये छोटी बात लग रही होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये थी। सबके देखो अपना अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ का, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। एज ए मदर ना आप बड़ा तो देख ही नहीं सकते हो, जब आप माँ बन जाते हो तो कोई चीज उस बच्चे से बड़ी नहीं हो जाती, ही हो ही नहीं सकती सकती है। बस वो लग रहा था। और अगर रोशनी उतना प्यार ना हो ना, माँ उतना प्यार भगवान माँ में ना भरे ना, तो बच्चे पले ही नहीं। मुझे यही लगता है कि उस दिन मुझे अपनी मदर के लिए एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ झेला है। क्योंकि सच में हम आज जो कुछ भी हैं अपने, जैसे आपने एक पॉडकास्ट में आपने बोला था ना कि प्रथम प्रेम जो होता है माँ ही होती है। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि माएँ क्या क्या करती हैं, क्या क्या सहती हैं। क्योंकि मेरी जो खुद की मदर है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 5th क्लास तक ही पढ़ी लिखी हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरे बच्चों के हर वो सपने पूरे हों जो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमारे पीछे। उस दिन मुझे पता चला जब मैं खुद माँ बनी। पर उसी दिन मैंने अपनी मदर से एक बात और बोली थी, मुझे ये समझ में आया कि माँ बनना दुनिया की सबसे स्ट्रांग फीलिंग है। मैंने ये चीज़ भी बोली थी, अगर मेरा बच्चा बचता है तो भी ठीक है, क्योंकि हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स ने भी बोला था अगर बचेगा तो नहीं पता, 6 महीने का बच्चा है, कितना डेवलप हुआ होगा उसका ब्रेन, कितना लंग्स उसका डेवलप हुआ होगा, हमें नहीं पता है। अगर बचता है तो भी ठीक है रोशनी, नहीं बचता है तो भी वो तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम अपने बच्चे को उस हालत में देखना भी बहुत मुश्किल काम है, वो छोड़ भी नहीं पाओगे आप। तो देखो कोशिश तो डॉक्टर भी आखिरी दम तक करते हैं, और माँ तो फिर माँ है, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो लेकिन भगवान के ऊपर है कि वो जैसे रखना चाहे वैसे रखता है वो अपने बंदों को। बस वही होता है कि कुछ उस दिन मुझे लगा कि होता होगा क्रियामान कर्म जैसी चीजें, कुछ ना कुछ होता होगा कि आपका पुराना प्रारब्ध कुछ ना कुछ था मेरा जो उसी बहाने आना था। पर वो भी जो चीज़ हुई ना, अब उसको मैं बहुत अच्छे वे में लेती हूँ, क्योंकि उसी दिन सेम डे की बात है जब मुझे ये बताया गया कि हाँ मेरा बच्चा नहीं बचा। मैंने उसी दिन एक चीज, वो अंदर से एकदम बात निकली थी। मेरी उस समय भी हालत ऐसी थी ना कि जो बच्चे की नाल होती है, जो मदर से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी थी, तो अपने आप नाल गिर जाती है, निकल जाती है, पर मेरी निकली नहीं थी। और मुझे एनेस्थीसिया देके ऑपरेट करके वो निकाला गया था। और डॉक्टर्स बताते हैं कि उस एनेस्थीसिया में, बेहोशी में भी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं तुम कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, बहुत सारे बच्चों का भला करना है, बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छा करना है, मैं ना आईएएस बन के बहुत सारे बच्चों के लिए करना। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे अंदर तक है। और आज अब मुझे लगता है, मैं अभी जो मेरी हाउस हेल्प वगैरह है उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और आज के टाइम पे वैसे भी मैंने आईएएस की तैयारी छोड़ दी है, क्योंकि स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से प्रोफेशन मेरा चेंज हो गया। अब मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, लाइफ में मेरे टैरो कार्ड रीडिंग आ गया है, 1.5-2 साल हो गए हैं, और टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। वक्त के साथ साथ आप मैच्योर होते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है। और एक चीज़ इन सब चीज़ों में मैंने ऑब्जर्व की ना, कि इस चीज़ को मेरे साथ हो गया, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इस सोसाइटी में ना सिर्फ अपना बच्चा बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। आप कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन यशोदा माँ बनना मतलब सोसाइटी आज बस की बात नहीं है, बस की बात भी नहीं है, मैं सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। लेकिन प्रेम के लिए दुनिया कैसी है बहुत आपको अच्छे से पता है। तो सेम कहानी है ना कि आसान नहीं होता। यहाँ पे दूसरे का बच्चा पालना लोग एग्री ही नहीं करते, आपको 10 रास्ते बता दिए जाते हैं। मैंने अपने साथ ही देखा है कि मुझे लोग सजेशन दे देते हैं कि आप ना आईवीएफ पे चले जाना, आप ये कर लेना। लोगों को मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती कि मेरे साथ सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस का इशू है, मेरा सर्विक्स ही वीक है। मुझे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ इशू ये है कि वो मेरी जान के लिए भी रिस्की है और उस बच्चे के लिए भी रिस्की है। वो प्रीमेच्योर पैदा होगा कि नहीं होगा डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं है।
मैंने एक बच्चा जन्म दिया था, मुझे पता चला कि माँ होने की फीलिंग क्या होती है। माँ बहुत मजबूत प्राणी होती है, उसको कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बस ममता वाली फीलिंग होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन आई गॉट मैरिड ना, एट 23 आई गॉट मैरिड एंड ऑन द सेम ईयर आई बिकेम मदर। उसी साल में माँ बन गई। तो आई वाज अ टॉमबॉय। आप वो देख रहे हो कि चेंजेस कि टॉमबॉय से वाइफ भाभी बहू और देवरानी जेठानी ननंद भाभी पता नहीं क्या 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 क्या, वो होते होते आप 10 महीने में माँ बन गए। और आप जैसे ही माँ बने हो ना, आपको ये लगता है आपको दुनिया की हर एक चीज पता है, आपसे ज्यादा ज्ञानी दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। और मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो खुद पब्लिकली बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। डम, मतलब पता ही नहीं था कि ये होती क्या है चीजें। माँ होना ही एक अलग सुखद एहसास है और वो आपको अपने आप ही ज्ञानी भी बना देता है। आजकल तो चलो गूगल है आपके पास, पढ़ से। हमारे टाइम में तो गूगल भी नहीं होता था और पूछने के लिए बड़ी शर्म आती थी कि ये बात पूछे न। तो जैसे तैसे करके बच्चे पाल दिए। चलो आज के टाइम में अच्छे हैं, ठीक से निकला है। पर वही है कि इसकी कोई किताब नहीं है। हाँ, परवरिश की कोई किताब नहीं है, आप वक्त के साथ करते हो। पढ़ने वढ़ने में क्या पसंद है, क्या पढ़ती हो या नहीं पढ़ती हो या सुनती हो, क्या करती हो? मैं पढ़ने की तो बहुत शौकीन रही हूँ। किताबों से मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रेम रहा है। मेरे आधे घर में आपको कुछ नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलेंगी। अगर खजाना और मेरी अब तक की पूंजी के नाम पे मैं कुछ बोलूं, पर हाँ ये है कि हिंदी वाली पाठक हूँ, हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। तो एक और चीज, जैसे तुमने बोला ना कि हिंदी की पाठक हूँ, इसको ना बोल्डली नहीं बोलते लोग। ये बात मुझे ना बहुत चुभती है। नहीं, सच में मुझे बहुत चुभती है ये बात कि अपनी खुद की माँ की भाषा है, हम उसके लिए इतना खुद को लो फील कराते हैं, मतलब निमंतर स्तर पर लेके जाते हैं उस पे। वो गलत है। अच्छी बात है आप हिंदी पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आज के टाइम में लेके देखो तो बुक लेके बैठ जाते लोग, समझते कम है। देखिए, अंग्रेजी से कोई नाराजगी नहीं है मेरी, बिजनेस लैंग्वेज है, आनी चाहिए आपको, कोई बुरी बात नहीं है। पर उस अंग्रेजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी खुद की भाषा बोलने में, जैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है अवधी है। तो मुझे अवधी से भी बहुत प्यार है। मैं कहीं भी हूँ, किसी जगह पे हूँ, तो मैं लोगों को देखती हूँ कि साल भर के लिए शहर गए और आए तो अपने ही घर के लोग, अपने ही गांव देहात के जो लोग हैं, आपको उनसे भी अवधी में बात करने में शर्म आने लगी है। अपनी खुद की जो परवरिश है, आपकी अपनी खुद की मातृभाषा, आप कैसे भूल सकते हैं? अभी जैसे मेरे को तो आगे से कोई हरियाणवी दिख जाए, मैं तो हरियाणवी बोले बिना रह ही नहीं सकती। कितना प्यार, कितना अपनापन लगता है। बिल्कुल, अपनी भाषा में बात करना तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत आसान भी है। आप अपनी भावनाएं बहुत आसानी तरीके से अगले तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि मैंने चेतन भगत जी को भी पढ़ा है, इंग्लिश नॉवेल्स भी मैंने काफी पढ़े हैं, पर उनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत है, वो भी समझ आता है। पर जो अपनापन जुड़ा सुखद एहसास है ना, वो हिंदी पढ़ के आता। मुझे भी यही हिंदी मतलब पसंद आता है। प्रेमचंद जी को खूब पढ़ा है, महादेवी वर्मा, ये सब मेरी बड़ी पसंदीदा लेखिका रही हैं। पर ये बीच में एक फेज अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी के लिए बहुत रिस्पेक्ट स्टार्ट हो गई। एक बार नई वाली हिंदी जब से आई है, लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट देनी है। मैं 2-3 साल से वर्ड बुक फेयर में भी जाती रहती हूँ, अभी भी होने वाला है। तो लोग हिंदी के स्टॉल्स जितने ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। अभी आजकल मेरे एक बड़े पसंदीदा लेखक हैं सत्यव्यास जी। स्पेशली मैंने दोबारा लिखना भी शुरू किया उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनकी जब मैंने हिंदी पढ़ी तो मुझे लगा यार हिंदी में फिर से लिखा पढ़ा जा सकता है। वो हो गए। और आजकल एक बड़े फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, और मैं तो उनको स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा बोलती फिलोसफर हैं, जाकिर खान। जाकिर भाई मुझे मतलब इतने सही लगते हैं और विद कॉन्फिडेंस वो हिंदी में अपनी बातें रखते हैं और इतने आराम से रखते हैं। तो सुनना अगर मैं पसंद करती हूँ तो मैं दिन भर जाकिर जी को सुन सकती हूँ, जाकिर खान को मैं पूरा दिन सुन सकती हूँ। अब यहाँ स्टैंड अप की बात आ गई है तो एक नाम जरूर रहेगा। हाँ बिल्कुल, बताएं आप आपके अपने घर के स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में बताएं। उसके बारे में तो क्या बताया, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मुझे कल की चिंता नहीं है, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर। तो अपना ही भाई है रवि गुप्ता। मैं ये पहली बार ये भी किसी सार्वजनिक मंच पर साझा कर रही हूँ कि रवि गुप्ता की मैं बहन हूँ। बड़ा है तुमसे या छोटा? मुझसे बड़े हैं, मुझसे 2 साल बड़े हैं। पर 2 साल तो तुम पिटी होगी है ना? वो तो नहीं मारे, उसको तो नहीं मारे होंगे या नोचा वो चाहे? बचपन में मैं पिटी हूँ, लेकिन पूरा बदला अब मैं लेती हूँ, उसको बहुत डोमिनेट करके मैं रखती हूँ। मैं ना उससे बोलती हूँ बचपन में जो तुमने मेरे साथ किया है ना, अब मैं सारे बदले ले रही हूँ। क्योंकि हम ही दोनों जब संघर्ष के दिन हम दोनों ने साथ ही देखे हैं। जब मैं दिल्ली आई थी तो वही मेरे साथ आया था और लोग अब उसको जानते हैं, इतने फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है वो। लेकिन उसका 6-7 साल की जर्नी रही, वो 6 साल से स्ट्रगल कर रहा है। एकदम से तो कोई आ नहीं जाता, वो तो टाइम लगता ही है हर एक चीज को आगे बढ़ने में। कितनी मार कुटाई होती थी बचपन में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लाइक इस तरीके से होती थी,
उसका थोड़ा सा ऐसा था ना कि वो मारता था और मारने के बाद ऐसे जब मैं बोलती थी मम्मी या पापा को बता दूंगी तो पहले आके हाथ जोड़ता था कि मैं ना बोल रहा हूँ प्लीज बताओ मत। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा और मैं कोई जवाब ही नहीं देती थी, तो उसको न्यूट्रल रहती थी कि मैं बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी, उसे समझ ही नहीं आता था। फिर लास्ट में उसको लगता था कि ये बता देगी, तो फिर उसको लगता था पीटा तो जाना ही है, तो एक बार और मार के चला जाता था। तो हमारा ऐसा रहा। तुमने नहीं नोचा कभी? हमारा है, ठीक ठाक मारा है। अब ज्यादा मारती हूँ मैं उसको, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारी 2-4 निशानियां मुंह पे दे रखी है, नहीं दे रखी? नहीं, अब तो नहीं दे रखी। मेरी तो बेटियां दोनों ऐसे लड़ते, निशानियां दोनों के मुंह पे। भाई होना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद एहसास होता है, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। मेरे भाई से बिल्कुल मेरा ऐसा रिश्ता है कि हर टॉपिक में मैं उससे बात कर सकती हूँ, हर टॉपिक में खुल के कह सकती हूँ। बिल्कुल भाई तो कम, हम दोस्त ज्यादा रहे हैं। जब मैंने पहली बार उससे ये सब चीजें बताई थी कि मैं IAS की तैयारी करने जा रही हूँ, सब चीजें छोड़कर, उसकी एक लाइन होती है, हमेशा एक ही चीज बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम IAS बनोगे कि नहीं। जैसे मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं पढ़ने में कैसी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, सिबलिंग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, तो मैं बन सकती हूँ कि नहीं IAS। तो उसने बोला मुझे नहीं पता बन सकती हो कि नहीं बन सकती, मुझे एक चीज पता है कि किसी भी सपने के पीछे कुत्ते की तरह लग जाओ। उसकी ऐसी लाइन होती है, कुत्ते की तरह लग जाओ। हाँ, आम भाषा वही है ना। हाँ, तो वो सीधे बोला कि एक ही लाइन में, उसकी वो बात ना मेरे जहन में बैठ गई है कि कुत्ते की तरह किसी एक सपने के पीछे लग जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वहां तक तो नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाओगे। और अभी भी जैसे मैं ओपन माइक करने जाती हूँ सब कुछ, तो मेरे लिए वो बहुत प्रेरणा, क्योंकि बहुत नजदीकी जर्नी मैंने उसकी देखी हुई है कि 6-7 साल के स्ट्रगल के बाद अब उसको लोग जानते हैं, अब वो टीवी पे आया है, लोग उसको पहचानने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई एक अच्छा दोस्त है वो मेरा, और ऐसे भाई का होना मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। आप लोगों का प्यार बना रहे, हमारी यही दुआ है। थैंक यू। अच्छा रोशनी, ये तो रही रेगुलर लाइफ की बातें। अभी आप हाल फिलहाल लिखने के अलावा क्या कर रही हैं? सडनली मेरी लाइफ में एंट्री हुई टैरो कार्ड रीडिंग की, ऑकल्ट फील्ड में मैं आ गई। और एक्चुअली मेरे दादाजी जो थे वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर थे, उनको नॉलेज थी, वो पामिस्ट्री वाला था उनका, हाथ देखते थे वो। बचपन से थोड़ा बहुत तो आइडिया था, इन चीजों पे बिलीफ था, क्योंकि उन्होंने जो जो चीजें हम भाई बहनों के लिए बोली, सबके जीवन में सब कुछ सत्य हुआ। तो हाँ, अब जर्नी की बात करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग जब मेरे जीवन में आया, तो एक तो सबसे अच्छी बात मुझे टैरो कार्ड रीडिंग की ये लगी कि जब मैं अपने फेज में थी, जब मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आपको लगता है ना कि कोई गाइडेंस देने वाला हो। टैरो कार्ड रीडिंग को बेसिकली लोग इस वे में समझ लेते हैं कि ये ना बिल्कुल भाग्य आगे आपका भविष्य बताने वाली चीज है, बट ये सबसे मेनली गाइडेंस टूल है। आपको एक अच्छे गाइडर की तरह गाइडेंस करता है। आपकी लाइफ में जब कंफ्यूजन चल रही होती है कि आप दो पाला हाथ में लिए खड़े हैं कि इसमें से क्या चुना जाए क्या ना चुना जाए, तो आप जैसे हम जनरली करते हैं, बता कौन सा पकड़ना है, कौन सा पकड़ना है, बचपन से करते आए कि हैं कौन सा पकड़ना है। तो हमको ऐसा लगता था, अब शायद मुझे लगता है कि अगर जब मैं तैयारी कर रही थी, काश मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला होता जो मुझे ये बता देता कि इस फील्ड नहीं, वैसे कोई भी तैयारी, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है। यूपीएससी की जो जर्नी आज कहीं ना कहीं मेरे जीवन में काम आ रही है। पर देखो, पढ़ाई जो है वो आपके दिमाग के तार तो खोलती है। बाकी तो जितना कड़ता है आदमी उतना ही बढ़ता है। मुझे लगता था कि कोई गाइडेंस दे देता कि आपके लिए ये बेहतर है, आप ये इसके बजाय ये चूज कर लीजिए। तो जब इस फील्ड में आई हूँ तो मैं सबसे बेस्ट चीज मुझे लगता है कि दूसरों के जीवन में, मुझे सबसे मेरे जीवन का मेन उद्देश्य यही था, कोई भी जॉब करनी है तो ऐसी नौकरी करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो ऐसा करना है जहां पर आपकी खुद की भी कमाई थोड़ी बहुत हो, आपका भी घर चले और दूसरों के जीवन में भी आप कुछ परिवर्तन कर सकें। टैरो का फिर मेरे जीवन में भी बहुत असर आया, क्योंकि IAS बन के मैं ये दूसरों की लाइफ में बदलाव करना चाहती थी, वही चीज आज टैरो के थ्रू कर रही हूँ। टैरो में इंट्यूशन कितना काम करता है रोशनी? बहुत ज्यादा, सारा काम आपकी इंट्यूशन का है। और मैंने अपनी खुद की जर्नी से टैरो की ये ऑब्जर्व किया कि टैरो में ना आपका प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है कि अगर आपके मन में कोई मलिन भावना है या फिर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, छल कपट है, तो आपकी रीडिंग पे फर्क आता ही आता है। सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, पर अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए आना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशंस अच्छी हैं, आपका हेल्पिंग ऑरा है, तो आप बहुत फर्क पड़ता है आपकी रीडिंग में। और अपने आप ना, ये ऐसी फील्ड है ना कि अपने आप आपको ग्रोथ मिलने लगती है जब आपका हार्ट प्योर होता है, आप प्योरिटी से किसी की हेल्प करना चाहते हैं। जैसे छोटी मोटी चीजें होती हैं जो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन मैंने जिनकी अब तक रीडिंग की, लोगों का बिल्कुल भरोसा आ गया इस लाइन पे कि नहीं ये चीजें होती हैं। बट अभी भी मैं यही बोलती हूँ कि इन सब चीजों पे आप बिलीव करिए, यहाँ से गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ हमने भाई डाल दिया, टैरो से पूछ लिया कि ऐसा होता है, ये होता है, और उसका सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं अब वो पता है कि हमारे जीवन में नहीं होगा। और आपको, मैं किसी को कभी डायरेक्टली ये नहीं बोलती हूँ, जैसे किसी की रीडिंग मैंने निकाली कि किसी ने बोला कि क्या मुझे नौकरी लगेगी, अब मेरे कार्ड्स ये बता भी रहे हैं कि 1 महीने में उसकी ये वाली एक नहीं लगेगी, 1 महीने या 1 साल में,
तो भी मैं लोगों को यही बोलती हूँ, आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते रहिए, हो सकता है ये वाली ना लगे, कुछ और लगे, लेकिन पूरा हथियार डाल के बैठ जाना कि नहीं नहीं भगवान जी ही सब कुछ करेंगे, अब कार्ड्स ने बोल दिया नहीं होगा तो मुझे नहीं करना, तो ये कोई तरीका नहीं है। और बाकी छोटी मोटी बहुत सारी, अगर मैं जैसे एक टिप्स दूँ तो कुछ चीज़ें होती हैं और इसका असर मैंने देखा है। जैसे यहाँ पर सुन के शायद अजीब लगे, लेकिन एक मैं खुद लंबे टाइम से बहुत सारी बीमारियों से जूझती रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अब आप टैरो में ही मैंने ये चीज़ सीखी थी, मेरी गुरु ने मुझे बताया था कि कभी भी आप किसी अस्पताल जाएं तो वहाँ की जो कैंटीन है, जब आप हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा लें तो उसकी कैंटीन में बैठिए और अपनी ही खुद के पैसे से कुछ खरीदिए और खरीद के वहाँ पे बैठिए और बैठ के खा के आइए। और ये चीज़ आप 2-3 बार करिए जब जब आप हॉस्पिटल जाइए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है पर ये असर करती है, आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिस्टल्स, क्योंकि मैं रेकी हीलर भी हूँ। अभी कुछ टाइम से मैंने रेकी बंद कर रखी है। रेकी में खुद पे इम्पैक्ट कितना आता है रोशनी? देखिए रेकी कई जगह पे बहुत सारे वीडियोस मैं देखती हूँ। जब मैं रेकी मैंने सीखी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि रेकी मत करना, रेकी आपको खुद निगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी, आपकी बॉडी पे असर आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रेकी बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं। जैसे अगर मुझे आपको रेकी देनी है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने आपको ठीक किया है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपको ठीक करने का। आपकी खुद की एनर्जी ही आप पे काम करती है। बस एनर्जी आप तक डाइवर्ट करने का, आपकी एनर्जी आपको चार्ज करने का, आप तक पहुंचाने का मैं एक जरिया हूँ। जैसे हमने कोई कहीं जाना है और किसी से रास्ता पूछना, हाँ, उसने रास्ता बता दिया, पहुंचना आपको खुद ही, अपनी मंजिल तक खुद ही जाना है। हाँ, जब आप इस चीज को, रेकी गलत असर आपके ऊपर तब डालती है जब आप इस चीज को अहंकार और गुरूर में लेने लगते हैं कि नहीं मैंने आपको ठीक किया। क्योंकि हमारे इसमें ये फील्ड में यही कहा जाता है, अगर आपको इतना अहंकार है कि हाँ आपने ठीक किया तो फिर एक काम करो, कोई मुर्दा लाश हो, आप फिर उसमें बैठ जाओ, रेकी करते रहो, डालते रहो, फिर नहीं कर सकते आप। तो वो वाली बात होती कि ये सारी की सारी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी पे मेरा बहुत ट्रस्ट है। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे लगता है सारी कहानी एनर्जी की है, सारी कहानी ट्रस्ट की है। एक चीज तो मैंने अपने खुद के, ये दूर दराज का अनुभव नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, अगर उस डॉक्टर पे बिलीफ है आपको, तभी उसकी दवाइयां काम करेंगी। बिल्कुल। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, अगर आपका बिलीफ नहीं है, सेम टैरो के साथ होता है। टैरो में अगर आपको बिलीफ है तब आपकी रीडिंग अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अगर आपका बिलीफ नहीं, आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडर को जज करने के लिए जा रहे हैं कि देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता है, तो बता तो वो देगा ही, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज में चेंजेस आ जाते हैं और आपकी खुद की रीडिंग बदल के आ जाती है। तो ये चीजें होती है। अच्छा रोशनी, अक्सर ना हम लोग ये बोलते हैं कि हमें नजर हो जाती है, हमें नजर लग जाती है, उसका कोई टोटका, कोई उपाय तुम्हारे पास? हाँ, नजर दोष तो बिल्कुल होता ही होता है। जैसे नजर दोष एक तो अलग अलग होती है। एक होता है किसी ने कुछ किया है पर्टिकुलर, जैसे अपने लोग यहाँ हमारे यूपी में बोलते हैं किसी ने कुछ करा धरा दिया है, एक तो वो वाली नजर होती है। एक होती है ना कि कभी कभी किसी की वाइब्स ही निगेटिव होती हैं, कि किसी कोई आपके सामने बैठा और मैं आपको देख के बस ऐसे ऊपर से नीचे तक देखूं और बोल दूं कि और बुखार हो जाता है। हाँ, बुखार हो जाता है। और ये जनरली होता है। जैसे बच्चों को तो नजर लगती है, माएँ बच्चों को कितने बचपन में हमारी, मतलब मैंने सुना है नानी दादियाँ झाड़ने फूंक कराने ले जाती थी। और मतलब साइंस बहुत आगे हो चुका है, कितना भी आगे हो जाए, माओ के टोटके तो चलते रहते हैं, उसको रोक नहीं सकते आप। सरसों के तेल से बाती से वो नजर उतारनी है यार। सैटरडे माँ उतारती थी। और उनके असर आपने देखा हो तो रोता हुआ बच्चा अचानक से चुप हो जाता है। तो हमारे जो हिंदुस्तान में सालों से जो परंपराएं चली आ जा रही हैं, कई चीजों के जवाब तो विज्ञान में भी नहीं मिलते हैं। विज्ञान भी एक जगह आके फेल हो जाता है जहाँ पर हमारे पुराने नुस्खे काम करते हैं। जैसे इस तरह का नजर दोष है तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि बहुत बेसिक सा जो सबके घरों में अवेलेबल होता है, कि आपने मुट्ठी में सॉल्ट ले लिया और सरसों ले लिया। आप किसी को, आपको लग रहा है कि किसी को बार बार बीमार हो रहा है, किसी के साथ बार बार रॉन्ग इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है, तो उसके सर पर से 7 बार वार के और उसको आप जला दीजिए। तो एक तो ये बहुत बेसिक सी चीज होती है। और एक जो मेनली मैं सजेस्ट करती हूँ, मेरा अपना है कि किसी मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन कोई एक नारियल लीजिए और नारियल लेके आप किसी के सर पे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए। और जैसे ही आप घुमाइए, तुरंत का तुरंत वो नारियल घर के बाहर, मतलब आपके घर में नहीं रहना चाहिए। थ्रो कर दे? नहीं, थ्रो नहीं करना है, तुरंत घर के बाहर ले जाके, अगर नदी है आसपास तो सबसे बेस्ट होता है आप किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। पर अभी यहाँ शहरों में कहाँ पे नदियां होंगी, तो आप नदी में ना जाके किसी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। तो इसको आप लगातार 7 मंगलवार या 7 शुक्रवार, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप इसको करिए। इसका फर्क दिखेगा। इस बार सारी कहानी ट्रस्ट की है कि आपको विश्वास होना चाहिए। बाकी इन सब चीजों से ऊपर तो फिर मुझे सबसे बड़ी शक्ति लगती है ईश्वर की। उनसे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है। उन पे श्रद्धा है तो उनके सामने आप नतमस्तक रहिए, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं।
बाकी कभी कभी ग्रह नक्षत्रों का भी खेल होता है, अब उस समय उसके आपके वो हैं, तो मैं वैसे तो टैरो कार्ड रीडर हूँ, वैदिक नहीं हूँ, बट उनका भी खेल होता है। अगर वो खराब आपके चल रहे होते तो चीज़ें थोड़ी सा टाइम के लिए गड़बड़ होती हैं, बट पेशेंस रखना है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते रहना है, चीज़ें एक टाइम पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल। खुद में फेथ रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा भगवान में ज़रूरी है। फेथ रखना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। आपके जो भी आराध्य हैं, आप सिख धर्म को मानते हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई धर्म को ईसाई मानते हैं, अपने आराध्य पे यकीन रखें हाँ, उन और पर सब ठीक ट्रस्ट होता रखें। चला जाएगा। क्योंकि बेसिकली होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ब्लेम बहुत इजीली कर देते हैं ईश्वर को। ब्लेम ईश्वर गेम की हमारे बात blame हमने game पहले भी की थी कि ईश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, लेकिन यही चीज जब आपके साथ अच्छा होता है तो ज्यादातर हम तुरंत श्रेय ले लेते हैं, अरे भाई हमारी मेहनत है, हमने इतने साल का स्ट्रगल किया है। ये चीज ज्यादातर आप देखेंगे सबके साथ ऐसा होता है। यहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहोगे, तो क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, आपकी अपनी भी मेहनत होती है, पर कहीं ना कहीं जब आप गलत चीजों पे, फिर तो ये अब गलत चीज जब आपके साथ हो तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, फिर आप वहां पे सारी चीजें भगवान पर डालकर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। मैं एक ये कहती हूँ कि हर किसी को एक ग्रेटिट्यूड डायरी अपनी जरूर रखनी चाहिए। मेरी 2 आंखें, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पाँव, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। लिखने से, वही शुरू में भी हमारी यही बात हुई थी कि डायरी बहुत जरूरी चीज है। एक ग्रेटिट्यूड डायरी भी आप अपनी जरूर बनाएं। अब मैं इसमें यही शामिल करूंगी, एक चीज और ऐड करूंगी, ग्रेटिट्यूड डेली आपको ग्रेटिट्यूड डायरी, जैसे कुछ लोगों को डायरी नहीं भी लिखने का शौक है तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो जरूर करिए। जब भी आप सुबह उठिए तो एटलीस्ट इसके लिए थैंकफुल रहिए कि आज आपकी आंखें सही सलामत खुली हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं, आजकल जीवन का बड़ा क्षणिक जीवन है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता है। अक्सर एक सवाल रहता है कि हम ग्रेटिट्यूड डायरी में क्या लिखें? देखिए, ग्रेटिट्यूड का बेसिकली हिंदी है कि कृतज्ञ होना, कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना, जो चीजें आपके पास है। इंसानों को ना बड़ा रोना रहता है कि जो चीजें आपके पास नहीं उसका तो बहुत रोना है, लेकिन आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, जो चीज एक चीज नहीं आप उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन आपके आसपास इतना कुछ है खुश होने के लिए, गॉड को थैंक यू बोलने के लिए। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप बैठ के एक बार ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, आप जैसे मैंने बोला कि पहला तो यही है कि आप आंख खोलते ही सबसे पहले इस चीज के लिए अपने ईश्वर को थैंकफुल रहिए कि आज आपने सही सलामत आंखें खोली। आप किसी दूसरी चीज है कि आप किसी बड़ी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, और किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये देखिए कि बीमारी ही है, ये निकल जाएगी। आपके हाथ पांव सही सलामत हैं कि कम से कम आप देखिए कितने लोगों के हाथ पैर कटे होते हैं, अपंग होते हैं। अगर आपके हाथ पैर कटे हुए हैं तो आप ये देखिए कि आपका खुद का दिमाग चल रहा है, दिमाग तो शून्य नहीं हो गया, लकवा मार जाता है दिमाग को। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि आज आपके घर में खाना आ गया, कितने सारे लोग भूखे सोते हैं। और ये हो सकता है कि जैसे आज आपके बच्चे स्कूल गए और सही सलामत घर वापस आ गए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर आप खुद ही बैठ के, जैसे मैं तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, सबका जीवन अलग, जैसे दिन की 5 चीजें आप लिख सकते हो, सिंपल से सिंपल। रसोई में खाना आ गया, ऑफिस ठीक से चला गया, कार मेरी ठीक चली गई, मेरी काम वाली टाइम पे आ गई। हम औरतों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ, ये भी एक ग्रेटिट्यूड का तरीका है कि भगवान अच्छा हुआ आज मेरी मेड टाइम से घर आ गई, हाँ टाइम पे आ गई, मेरा काम हो गया। थैंक यू बोलना है बस आपको, धन्यवाद कहना है उस ऊपर वाले को, अपने शब्द कोई भी हो। हाँ, मतलब बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि रोने के लिए विक्टिम बनने से आसान है, इस चीज को करिए। और जब आप इसको करते हैं ना तो धीरे धीरे, क्योंकि हम सोचते ही नहीं ये चीजें, जब आप लिखते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ईश्वर को, तब आपको एहसास होता है कि अच्छा ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे साथ हो रहा है। ये चीजें मैंने खुद करके देखी है। ये सिर्फ मैं उदाहरण देने के लिए नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैं बैठ के सिर्फ जस्ट यहाँ पे पॉडकास्ट में बता रही हूँ। मैंने जब ये करके देखा तो मुझे अपने जीवन में बदलाव नजर आया। अब जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ था और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैम अब तो आप कभी चल ही नहीं पाएंगे, उसी समय ना मैं एक इंटरव्यू देख रही थी मेघा परमार जी का। वो शायद एमपी की पहली लड़की हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, और शायद दुनिया में पहली लड़की हैं जो सबसे हाईएस्ट स्कूबा डाइविंग उन्होंने की है दुनिया या भारत की, हाँ डीपेस्ट। जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, कोई यूट्यूब चैनल था जिसपे वो स्पीच दे रही थी, और उन्होंने बताया था कि जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी तो उनका पूरा शायद स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था और बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे फ्रैक्चर हो गया था। तो उस समय जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। मुझे लगा वो भी लड़की हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, उनका भी एक ही मस्तिष्क है। अगर इस जंग से वो लड़ गई तो फिर मैं क्यों इतना डिमोटिवेट हो रही हूँ। और जब मैंने अपने आप को, अपनी जिज्ञासा जगाई, जीने की इच्छा आगे जगाई, अपनी विल पावर को थोड़ा सा बढ़ाया, तब मैंने देखा कि दवाइयां भी काम करने लगी, असर भी करने लगा। क्योंकि जिस डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप चल नहीं पाएंगी कभी, मैं आपको बता रही हूँ कि उसके नेक्स्ट डे ही ना मेरे, ये बहुत बड़ी चीज होती है आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात आपके बैठ जाए, नेक्स्ट दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे घुटने ही नहीं काम कर रहे हैं। मैं पार्क में चल रही थी, मैं चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बुरी तरीके से वो बात हावी हो गई थी।
लेकिन बहुत अच्छा समय रहा, किस्मत वाली रही कि कुछ दिनों बाद लेटे लेटे, क्योंकि कुछ नहीं कर रही होती तो किसी का पॉडकास्ट देख लिया, किसी का इंटरव्यू देख लिया, तो उस समय वो बात मुझे हिट कर गई। और उसके बाद फिर मैंने जो एफर्ट किया है, और अच्छे डॉक्टर का भी ये रहा कि उनकी भी गाइडेंस मिली है, तो इन चीज़ों का असर होता है। हाँ बिल्कुल। आपको अगर उठते ही एक बार ये बोल दिया जाए कि अरे तू क्या पहन के खड़ी है, उसके बाद सारा दिन आप उसी स्ट्रेस में निकल जाओगे, मैंने क्या गलत पहना, मैंने क्या बुरा किया। ऑफिस गए, ऑफिस जाते कोई बोलते अरे आज तो तू बड़ी अजीब लग रही है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये चीज किसी को तोड़ना है ना तो यहीं से तोड़ना शुरू करते हैं लोग। मतलब बोलना नहीं चाहते, सबसे ज्यादा औरतों के बीच में ये होता ही होता है। बिल्कुल होता है। जैसे जनरली कहा गया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो ना कहने की बात है, वैसे आदमी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष भी नहीं करते, पुरुष भी बहुत जज करते हैं। ये सिर्फ मेंटेलिटी, इसमें हम जेंडर बायस नहीं हो सकते। ये आपकी मेंटेलिटी है कि किसकी कैसे बन गई। औरतों की इसलिए कह देते हैं क्योंकि बातें ज्यादा करती हैं, इसलिए औरतों का नाम हो जाता है। और इस बात से भी मैं सहमत हूँ, पर ये चीजें होती है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि औरतें अगर औरतों को समझना शुरू कर दें तो बहुत समाज में बदलाव होगा। जैसे एक होता है ना कि कई बार मैं देखती हूँ ना कि उन्होंने खुद वो चीजें अपने टाइम पे झेली होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बहुओं के साथ वही चीजें कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना तो आप अपने अंदर वो रखिए कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं होने दूंगी। जैसे मेरी मदर का हमेशा से ये था कि जो चीजें मैंने देखी हैं वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूंगी। और मुझे लगता था ये कह रही हैं, ये शायद कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो सब चीजें कर रही हैं। तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है, और ऐसे बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज मैं यहाँ ये भी एक्सेप्ट करूंगी कि वक्त के साथ हाँ, ये पुरुष को क्या हम कई बार ये समझ नहीं पाते, वो जैसे हम बोल देते हैं, हम अपने मन की बातें निकाल देते हैं। माँ आके हमसे ऐसा कह देगी कि भाई हाँ हम बहुत प्यार करते हैं, तुमसे टेंशन नहीं लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों को परवाह नहीं होती है, उन्हें भी बहुत परवाह होती है, पर वो जताते नहीं है, वो कहते कम है। और इन सब जर्नी में ना मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की। जैसे मुझे ना अपने पिताजी से बड़ी नाराजगी थी। हम मेरा ऐसा रिश्ता, हम जहाँ से हैं बड़ा, कभी मेरा उनका रिश्ता ऐसा नहीं रहा कि मैं कभी उनके गले लगी हूँ। कभी जैसे पापा कहाँ रहता है, किसी का नहीं रहता किसा की, मैं अपने फादर के पहली बार गले लगी थी मेरे भाई की डेथ पे। आप सोच के देखो कि कितना बुरा समय था। उस दिन मेरे पापा ने मुझे पहली बार हग किया था, और जिसमें कि मैं तो बहुत लाडली बच्ची होती थी। तो कितना गैप लेके चलते। आजकल तो गले ही पड़े रहते बच्चे। मेरी दोनों बेटियां, मतलब पापा आएंगे आते ही एक आगे लटकती एक पीछे, 25-24 साल की हैं तब भी। मेरी बड़ी नाराजगी मेरे हस्बैंड से भी रहती थी कि तुम तो यार अपने मन की बातें कहते ही नहीं हो। जैसे मैं बहुत कुछ भी अच्छा करके आऊंगी तो वो इतना बोलते हैं कि चलो बहुत अच्छा लगा। मेरा ये होता है कि इसको एक्सप्लेन करो भाई, इसको बढ़ा चढ़ा के बोलो, थोड़ा लंबा बोलो। मेरे इतनी देर में क्योंकि हम लेडीज के पास शब्द ज्यादा होते हैं। जैसे जो भगवान ने हमें दिया है वो ये है कि औरतें 20,000 शब्द बोलती है, आदमी 7,000 बोलते हैं। पर ये है कि तो उनमें से भी कितने सारे ऑफिस में खपा आते हैं। पर कुछ जब फेजेस होते हैं ना तो मैंने महसूस किया है, जैसे जब मैं लंबे टाइम तक बीमार हूँ, अभी भी मैं एक डिजीज है जिससे जूझ रही हूँ, जिसको बोलते हैं साइक्लिक वॉमिटिंग सिंड्रोम। ये बेसिकली क्या होती है कि इसमें आपको कभी भी वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, और वो वॉमिट रुकती नहीं। वो कोई भी इन्वॉर्मेंट हो सकता है। आप सैड हो गए तो भी वॉमिट हो जाएगी, आप हैप्पी हुए तो भी वॉमिट हो जाएगी, आप एक्साइटेड हुए तो भी हो जाएगी। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। ज्यादातर ये बच्चों को होती है, एडल्ट्स में बहुत कम होती है, बट मेरे साथ तो सब कुछ रेयर ही होता है। तो ये भी हो गया है, इससे भी मैं लड़ रही हूँ, कभी भी निकलती हूँ। अब आप भी देखिए पॉडकास्ट के लिए मेरा कितनी बार आना जाने का, चौथा या पांचवा कैंसिल हो क्या जो हुआ है, क्योंकि आज ठीक फील कर रही थी। तो इन सब जर्नी में मैंने ये महसूस किया कि जैसे मेरे फादर ना कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा है। लेकिन इस बार जब मुझे ये पता चला कि जब मैं 3 महीने पहले मुझे वॉमिट हुई थी, और उसके बाद सबको लगने लगा कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, ट्रीटमेंट सही चल रहा था, और 3-3.5 महीने बाद मुझे जब दोबारा वॉमिट हुई तो मुझे खुद नहीं याद था कि मुझे कब वॉमिट हुई। मुझे मेरी मदर ने बताया कि फादर ने तुम्हारे लिख के रखा है डायरी में कि लास्ट वॉमिट तुम्हें किस दिन हुई थी, कितने बजे हुई थी, और ये चीजें हुई थी। उन्होंने एग्जैक्टली मुझे फोन पे बताया कि बेटा आज तुमको 3 महीने इतने दिन हुए हैं और आज वॉमिट हुई। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। छोटी नहीं है, ये आपके ये केयर दिखाती है कि हाँ, पता चलता है कि वो कितना कंसर्न थे कि जब मुझे वॉमिट हो रही थी, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, जब वो मुझे हॉस्पिटल देखने आए थे, पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा था। मैं वेंटिलेटर से जब निकली और आईसीयू में शिफ्ट की गई, वो अंदर आए तो मैंने उनकी आंखों में आंसू देखा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर मैंने हाथ का इशारा किया तो मैंने उनका हाथ कांपते हुए देखा। तो मुझे महसूस हुआ कि वो कहते नहीं थे, प्यार बहुत करते थे। जिस वो समाज में रहते थे वहां पे ये था कि लोग डराते बहुत ज्यादा हैं कि लड़कियों को अब बाहर निकालेंगे, पढ़ने के लिए भेजेंगे, लड़की ये कर लेगी, और कभी कभार 1-2 हादसे हो जाते हैं तो फिर उसकी वजह से और लड़कियों की जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। और एक चीज मैंने फिर अपने हस्बैंड की देखी, बड़ी मुझे नाराजगी रहती थी कि आप बात नहीं करते, आप अपने मन की चीजें साझा नहीं करते हैं, ये है वो है।
पर कुछ दिन से मुझे ये बोला गया है साइक्लिंग वॉमिटिंग सिंड्रोम में आपको एक चीज़ हेल्प करती है, डेली वॉक करना। आपको 6 to 7 किलोमीटर डेली वॉक करना है। तो मेरा जो घर है, घर के जस्ट सामने पार्क है, तो मैं डेली वॉक करने जाती हूँ। पर मेरे हस्बैंड का बिजी शेड्यूल रहता है, वो मेरे साथ कभी नहीं जाते हैं। पर मुझे बड़ी नाराजगी रहती थी कि ये मेरे साथ नहीं जा पाते हैं, ऐसा है वैसा है, कम से कम आधे घंटे के लिए साथ ही चल लो। मुझे बाद में पता चला, मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि जब मैं वॉक करती रहती हूँ तो वो बीच बीच में घर में ही रह के जब अपना काम करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उठ के वो खिड़की से आके देखते रहते हैं कि क्या ठीक ठाक है, कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं इसको वॉमिट तो नहीं हुई। और उन्होंने मुझसे ये बात कभी नहीं बोली। एक दिन मैंने उनको खिड़की से झांकते हुए देखा, तब मुझे पता चला। फिर मैंने एक दिन और देखा, मुझे लगा हो सकता है ऐसे संयोग रहा हो, कोइंसिडेंस रहा हो। मैंने 2-3 दिन लगातार जब ये बात ऑब्जर्व की और मैंने उनसे आके पूछा कि तुम खिड़की में बार बार क्यों आते हो, तो उन्होंने बोला तुम्हें मैं बताता नहीं हूँ, तुमको क्या लगता है मुझे परवाह नहीं है, मैं बस चल नहीं पाता हूँ तुम्हारे साथ, मैं ये देखता रहता हूँ तुम ठीक हो, सही सलामत हो, कोई ज़रूरत तो नहीं है, और मैं तुम्हें ये जताना भी नहीं चाहता हूँ फ़ोन कर करके बीच में कि तुम कमज़ोर हो, तुम अकेले कर नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता हूँ, वो आधे घंटे में चल सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी परछाई बन के रह जाओ, कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ही डेवलप ना हो कि मैं बीमार, तुमको ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट फील करो कि मैं अकेले निकल नहीं सकती। मैं चाहता हूँ तुम अकेले निकलो और इस बीमारी से लड़ो और जीत के दिखाओ। बहुत अच्छी बात है, कुडोज टू विन है। अच्छा रोशनी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे चल पाती हो, कैसे कर पाती हो? लिखना भी होता है, ओपन माइक्स पे भी जाना होता है, इंटरव्यूज के लिए भी जाती रहती हो जी। तो कैसे कर पाते हो इतना सब? देखिए वही बात मैंने बोली ना कि जो आपके पीछे भरोसा करने वाले लोग होते हैं, जैसे वो आपके पीछे एक शख्स खड़ा है जो बार बार ये कह रहा है कि आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि जीवन में किसी को कुछ भी करना हो, आप किसी के भी अगर दोस्त हैं, किसी के पार्टनर हैं, किसी के भाई बहन हैं, तो आप उसके हिस्से की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उसका ये सहारा तो बन सकते हैं, भाई टेंशन नहीं लो, मैं हूं, तुम करो। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते इन द सेंस इस वे में कि वो कोई बहुत बड़ी चीजें मेरे लिए नहीं करते हैं, लेकिन वो एक चीज बोलते हैं कि मैं हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जाओ, बड़ी करो। बात है ये, और सुनने में बहुत ये मैं हूँ छोटा सा वर्ड है, बट ये लगता बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ताकत देता है। वो ऐसा लगता है ना कि दुनिया में कोई भी झंझावात आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, खड़े हैं वो, झेल लेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जब ये आपके अंदर की चीजें होती है, आपकी खुद की इच्छा होती है, जब आप अपनी इच्छा से कुछ करते हैं ना, तो उसमें कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी अड़चने आए, जब कोई सपना आपके ऊपर थोपा जाता है कि ये वाली चीज आपको बननी है, तो उसमें आपको एक बहाना चाहिए होता है कि कोई अप एंड डाउन आए तो आप गिव अप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं थी कि आपको किसी ने थोपा है। लेकिन कोई भी चीज मुझ पर थोपी नहीं हुई है। टैरो कार्ड रीडिंग मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि दूसरों की जीवन में बदलाव कर पाती हूँ। अब साइक्लिंग वॉमिटिंग सिंड्रोम में बता रही हूँ कितना रेयर केस है कि मुझे नहीं पता होता कि आज जिस ओपन माइक में मैं परफॉर्म करने निकल रही हूँ वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। रास्ते में वॉमिट स्टार्ट हो गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, और ऐसा नहीं कि घर में ही ठीक हो जाए 1-2 वॉमिट के बाद, हॉस्पिटल में जाके मुझे ड्रिप लगवानी पड़ती है। लेकिन बस बात वही है ना कि ये सपना मेरा चुना हुआ है, ये रास्ता मेरा चुना हुआ है। और एक पता नहीं क्या है ना कि जाकिर भाई जो बात बोलते हैं ना, मैं वही बात बोलती हूँ। ये शायद बहुत बड़ी भी बात है या फिर नॉर्मल सी बात है कि मुझे ना बेनाम नहीं मरना है। मुझे ना जिंदगी कैसी भी हो, क्योंकि जीना, जन्म लेना तो मेरे हाथ में नहीं था कि मुझे कैसे घर में जन्म लेना है, कहाँ पे लेना है, लेकिन मुझे ये चाहिए इस दुनिया से मैं जब जाऊँ ना तो कम से कम एक उदाहरण तो बन के जाऊँ, कम से कम 4 लोगों के बीच में ये रहे कि हाँ वो रोशनी थी, वो ये करके गई है। तो मुझे बेनाम नहीं बनना, मुझे अपना एक अस्तित्व चाहिए, एक वजूद चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। हस्बैंड बहुत कुछ करते हैं, मुझे किसी की पत्नी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत प्राउड वाइफ हूँ उनकी, मैं अपने पापा की बहुत प्राउड बेटी हूँ, घर की बहुत प्राउड बहू हूँ, लेकिन मुझे ना अपना भी एक अस्तित्व चाहिए, अपना भी एक वजूद चाहिए। सिर्फ उसी दायरे में मैं खुद को कैद नहीं कर सकती। मुझे घर के काम संभालने वाली गृहिणियों से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो चॉइस उनकी हो। उन्होंने चुना है घर में रहना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको थोपा जाए कि नहीं ये बस आप औरत हैं इसलिए आपको करना है, आप कभी भी इंटरेस्ट के साथ नहीं जी पाएंगे। घुट घुट के जीते जीते एक टाइम के बाद वो बस्ट हो जाती हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो वो तो है ही, अपनी जिंदगी अपने उससे जियो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फिर उनके स्वभाव में वो परिवर्तन दिखेगा। अब मेरे साथ इतनी परेशानियां आ रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर बात वही है ना कि मैं हारती नहीं हूँ। एक इनकी कुंवर नारायण सिंह की लाइनें हैं, वो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। बस मैं, आपने बोला ना सारी चीजों का जवाब यही मैं दूंगी कि इतनी हिम्मत कैसे आती है, तो मुझे वही लगता है कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात। उतरिए, लड़िए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेरी फेवरेट है, मन के हारे हार है, हर मन के जीते जीत है। बिल्कुल, बिना मैदान में उतरे, बिना तलवार उठाए आपने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या बात रही। जीवन संघर्ष है, करना तो पड़ेगा ही। रोशनी, एक सवाल और था कि आप जिस टैरो में हैं, आपके दादाजी पामिस्ट्री करते थे, तो बेसिक फर्क क्या है टैरो और वैदिक में?
देखिए काफ़ी फ़र्क है। टैरो थोड़ा-सा मेरे हिसाब से जितना मैं देख पाती हूँ, टैरो अपडेटेड वर्ज़न है। इसका जो ओरिजिन है वो यूनान में हुआ था, इंडिया का नहीं है टैरो। अभी इंडिया में अपना लिया गया है। राइडर वेट के नेम से जो डेक है हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेक हैं, ओशो डेक हैं, ये सारे हैं। हाँ, लोग यूज़ करते हैं अपनी मतलब कंफर्ट के हिसाब से। वैदिक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। वैदिक अपने भारत का है। इसमें आपके पूरे सारे ग्रह नक्षत्र, जब आप जन्म लेते हैं, जन्म तिथि पे काम करता है कि इस तिथि पे आप इतने समय पैदा हुए, आप उसके हिसाब से काम करते हैं। टैरो का बिल्कुल सीन अलग है। टैरो में तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, ना जन्म तिथि की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की, सिर्फ नाम की ज़रूरत होती है, और कभी कभी नाम की भी ज़रूरत नहीं होती। टैरो इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन है और सामने वाले की जो एनर्जी है, हम उसको कनेक्ट करते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें बताती है उसके बारे में। तो ये बाहर का था, लेकिन इंडिया में तो हर चीज़ें अपना ली जाती हैं और बहुत अच्छे से फिर यहाँ पे और अच्छे से इसको वो किया गया आगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था वैदिक टैरो भी शुरू हो गया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी अलग अलग, बहुत कुछ इसमें, पता नहीं कौन कौन से, और नए डेक, हजारों डेक बन के आ रहे हैं। बट पुरानी पद्धति वही राइडर्स वेट का चला आ रहा है और उस पर हम काम करते हैं। और सारी कहानी यहाँ पे इंट्यूशन की है और यूनिवर्स की एनर्जी की है। यूनिवर्स की एनर्जी में बहुत बड़ी ताकत है, जिसको बस महसूस करने की जरूरत है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अच्छा, अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगी? देखिए, व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में ना बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे कि आपने सपने देखे होंगे। सपने किसी के साथ देखते हैं हम, पूरे कभी कभी किसी और के साथ करते हैं। जीवन में वैसे बहुत सारी, जैसे मेरा अपना था कि मुझे आईएएस बनना है। 3 अटेम्प्ट मैंने ट्राई किया। फर्स्ट में मेरे साथ क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। सेकंड में क्या हो गया, मेरी डिलीवरी हो गई। थर्ड में मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपके लिए हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, जाकिर भाई को ही ज़्यादा सुनती हूँ तो उन्हीं की लाइन याद आ रही है। वो बोलते हैं ना, जब आप एक टाइम पे ना किसी एक शर्ट के लिए बहुत परेशान होंगे, ये शर्ट यार मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो उस समय ये दुनिया ऐसी है ना कि उस समय आपको वो शर्ट नहीं मिलेगी। पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, हो सकता है कोई बहुत अच्छा कोट पैंट आपका इंतजार कर रहा हो। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ज़्यादातर मैं आज की यूथ के लिए कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी वो हार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग ये करते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। बट आप मैं बहुत सारे लाखों केसेस देखती हूँ। आप न्यूज़पेपर में पढ़िए कि इतने यंग एज के बच्चे ने सुसाइड कर ली। आप आईआईटी पढ़ने गए, मुझे लगता है कोई भी ज़िंदगी का पैरामीटर, आईएएस, पीसीएस, आईआईटी या फिर ये जॉब्स, कोई भी आपकी ज़िंदगी का पैरामीटर नहीं। आप एक अच्छे इंसान बन के जीजिए। बड़ी चीज़ें आप नहीं भी कर पाए, आप छोटी चीज़ें, आप, जैसे मैं लोगों के जीवन में बदलाव करना चाहती थी। अगर आप जिंदगी के सक्सेस होने का पैरामीटर मैंने सिर्फ आईएएस तय कर लिया होता तो आज मैं फ्रस्ट्रेट होकर बैठी होती। मेरे हिसाब से आप ईमानदारी से जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो पेशेंस रखिए और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके जैसे हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस लेवल पे आके अभी आईएएस का सपना तो मैंने तो कभी खैर बुना नहीं, मेरे पापा ने बहुत बुना था, पर मुझे पता था मुझे नहीं करना बिकॉज मैं पढ़ नहीं सकती थी। तो बट मुझे ये हेल्पिंग नेचर मेरा स्टार्टिंग से रहा है, तो कि लेकिन अब ये इस थ्रू निकल रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं। बस अपने मन की बातें थोड़ा सा, कोई इंट्रोवर्ट होता है, नहीं रखता, तो मैं बोलती हूँ चलिए आप डायरी लिखिए, जैसे हम मंच पे आके साझा कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि देखिए, मुखर्जी नगर पूरा भरा पड़ा है, लाखों बच्चे आके तैयारी करते हैं। अब लाखों के लाखों बच्चे तो नहीं निकलने वाले हैं ना। आप 1 साल करिए, 2 साल करिए, एक बी प्लान जरूर लेके चलिए जीवन में। अगर, क्योंकि वो ना आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। आपने जीवन में आईएएस के, कुछ लोग बोलते हैं लकी होते हैं, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, पहले से पृष्ठभूमि होती है, और या तो आप इतने ज्यादा ओवर टैलेंटेड हो कि आप मेहनत करके 24 घंटे पढ़ के हो नहीं पाता है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जब कोई बी प्लान नहीं होता तो उनको लगता है कि यार अब ये तो नहीं हुआ। फिर जब आप देखते हैं तो आपकी दोनों मुट्ठी खाली है, कुछ मिला ही नहीं। तो आप अगर उसके साथ कोई बी प्लान रखते हैं, मैं आज टैरो कार्ड रीडर हूँ, उसके पहले मैं एजुकेशन काउंसलर थी, तो मुझे ये पता था मैं 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करूंगी। मैंने उतना बैकअप रख रखा था, और नहीं होता तो भी मुझे पता था कि मैं दोबारा उस इंडस्ट्री में चली जाऊंगी। तो वो चीज़ आपको बहुत रिलैक्स करती है। तो बी प्लान रखने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। बी प्लान लेके चलना चाहिए जो इस फील्ड में है। हार को अंतिम सत्य न माने, ये सबसे जरूरी है ना जीवन में। देखिए, ये हार जीत तो लगा ही रहेगा। अब जैसे बच्चे कई बार अपनी ईगो पे ले लेते हैं इन चीज़ों को कि भाई मैं कैसे ये नहीं निकाल पा रहा हूँ। बात सिर्फ इस एग्जाम की नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे आप लोग तो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं ओपन माइक्स वगैरह, तो बहुत सारे ओपन माइक्स में पोएट्री के कंपटीशन हो रहे हैं आजकल, कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरह के कंपटीशन। जिंदगी ही कंपटीशन है। आप देखिए, ऑफिस में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, बहुत सब कुछ चल रहा है। जीवन में कंपटीशन है, रिश्तों में भी कंपटीशन लोग कर रहे हैं घर में कि हाँ भाई बड़ी बहू को अच्छा दर्जा मिल रहा है कि छोटी बहू को। तो मेरा ये कहना है ना कि जीवन में हारिए मत, इतनी आसानी से हार मत मानिए। बात वही कि हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़िए।
मैदान में उतरिए, शमशीर उठाइए, लड़ाई करिए, या तो जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो कुछ ना कुछ तजुर्बा तो सीखे मिलेगा तो ही गए ही, मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, और तजुर्बा बहुत काम आता है। चलिए रोशनी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा जल्दी ही। बिल्कुल, बहुत सारा लगता है मुझे मैंने ज्ञान दे दिया है। बाकी अच्छी बहुत बात है, देना चाहिए। है आपके पास तो बांटो, जितना हाँ। ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बिल्कुल मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप- स्वागत है रोशनी आपका। धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट रहा हमारा रोशनी के साथ, और आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लास्ट तक आपने एपिसोड देखा है, और इसी तरह के एपिसोड्स के लिए, इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमसे जुड़ते रहें। आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो आएं, हमें मेल करें या हमें व्हाट्सएप करें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।